हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने 12th क्लास की पार्टनरशिप में, मतलब 12th क्लास की अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर था जिसे हम फंडामेंटल बोलते हैं, वो फंडामेंटल कंप्लीट किया। साथ ही साथ मैंने गुडविल भी आपके साथ कंप्लीट कर लिया। उन सभी क्वेश्चंस और इसके बाकी रिलेटेड चीजें, क्वेरी या जो भी सब चीजें हैं, मैंने ग्रुप में डिस्कस कर ली हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बताएं। इसके साथ साथ अगर कोई अभी तक ग्रुप में ना ऐड हुआ हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पिछली वीडियोस आपको यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट अपना चैनल है, इस चैनल पर आप जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको 12th अकाउंटेंसी का अपना अलग फोल्डर है, सारी क्लासेस है वहां पर, आपकी 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की। लेकिन वहां पर 12th अकाउंटेंसी, जो कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं फिलहाल, आप 12th अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसके अंदर आपको सारे पार्ट्स मिल जाने वाले हैं। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भैया क्लास स्टार्ट करने से बता दूं, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। आप लोग करते नहीं है, इसलिए मुझे बार-बार बीच में बताना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है? पहली बात तो आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी स्टूडेंट्स के साथ कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है और बीच में पढ़ा रहता है, लिखा हुआ भी आता है, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। हम लोगों ने तो चैप्टर पढ़े हैं, फंडामेंटल हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। आपने हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया ही नहीं। आपने हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आ गए? कई बच्चे इस प्रॉब्लम पूछ लेते हैं मुझसे, तो मैं आपको बता दूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल के बाद, मतलब गुडविल को यह चैप्टर नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया, गुडविल को मैंने चैप्टर में इसलिए डाला ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी रहे कि इसके अंदर सब कुछ गुडविल का है, वो खिचड़ी ना बने चैप्टर्स के बीच में घुस के, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के बिल्कुल अलग रखा है, हालांकि वो इन्हीं सब चैप्टर्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैं कह दूं आपसे, फंडामेंटल जो आपका चैप्टर है उसके बाद और डिसोल्यूशन जो लास्ट वाला चैप्टर है उससे अलग, बीच में जितने भी चैप्टर्स हैं ये सभी चैप्टर्स आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनाना और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब दोबारा बनाना। बात समझ में आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब किसी भी चीज को कॉन्स्टिट्यूट कर देना, उसको बना देना, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है दोबारा बनाना। कोई चीज पहले से ही बनी हुई थी, आपने उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको दोबारा बना डाला। बात समझ में आती है? मैं बात करता हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले एक बार इसके मीनिंग के बारे में बात करें। थ्योरी में कुछ लिख रखा है, आपको नोट करना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कभी मत समझना। मैं भी बताऊंगा इस पॉइंट पर, 2 मिनट में आता हूं, पर फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बिकॉज the existing partnership agreement ends and a new agreement comes to into effect। जो existing agreement है, मैंने बताया आपको agreement क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स बैठकर साइन करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं, भाई तू कितना लेगा मैं कितना लूंगा, तू कितना पैसा लगा रहा है मैं कितना पैसा लगाऊंगा, तू कितना इंटरेस्ट लेगा मैं कितनी ड्राइंग लूंगा, तू कितनी सैलरी लेगा मैं कितना कमीशन लूंगा, जो भी दिमाग में आता है सब कुछ पूछ डालते हैं लोग। मैं अपने रिश्तेदार को भी ऐड करूंगा 2 साल बाद, अगर बाकी पार्टनर तैयार है ठीक है कर ले भैया। बात समझ में आती है? हर चीज जो भी आपके दिमाग में अभी आ रही है आप उसे पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं और आपको कानून पूरी ताकत देता है कि आपको वो काम कर सकते हो बाकी पार्टनर्स आपको रोक नहीं सकते। तो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है इसको हम डीड बोलते हैं। ये डीड एंड होती है और एक नई डीड बनाई जाती है, नई डीड बनाई जाती है। अब ये चेंजेस होते कैसे हैं? ये चेंजेस अलग अलग फॉर्म में होते हैं। मैंने यहां बताया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमलगमेशन ऑफ वन और मोर पार्टनरशिप फॉर्म। मैं इसको एक एक करके पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं पहले इन वर्ड्स को समझाऊंगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक बात बताएं आप मुझे जरा, ये 3 महारथी थे जिनका नाम था मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। 3 पार्टनर थे।
तीनों पार्टनर एक फर्म चला रहे थे XYZ एंड कंपनी के नाम से। तीनों के तीनों क्या करा, तीनों के तीनों ने एक कार में जा रहे थे, तीनों के तीनों ही थे, तीनों बैठे थे कार में गए, बेलन सा लग रहा है लेकिन कार समझ लेना भैया, मैं लिख देता हूं। ये जा रहे थे और जाते जाते एक एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल वर डाइड। तीनों के तीनों स्वाहा हो गए, तीनों के तीनों स्वाहा हो गए। तो माय डियर, जब पार्टनरशिप फर्म चलाने वाले 3 बंदे थे तो बताएं जरा, फर्म का अस्तित्व किससे है? फर्म का अस्तित्व पार्टनर्स से है। अगर पार्टनर्स ही ना हो तो फर्म कुछ मायने रखती है? फर्म कुछ मायने नहीं रखती। तो XYZ एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म थी वो डिसॉल्व हो जाएगी, जिसको हमने नाम दिया डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। बात समझ में आती है? पहली चीज मैंने फंडामेंटल में सब समझाया है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। मैं बोलता हूं यहां पर कि कार जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया और X बच गया, X अलाइव है, Y और Z स्वाहा हो गए, ये डाइट, दोनों को दोनों। पार्टनरशिप बची है गई बेटा, चली गई, डिसॉल्व हो गई, डिसॉल्यूशन। क्योंकि आपको डेफिनेशन याद हो कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर। तो अब क्या हुआ? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हुई है, पूरी की पूरी फर्म ही खत्म हो गई। बात समझ में आती है? चलिए जी, अब एक एग्जांपल और जरा यहां समझें। मैं कह रहा हूं तीनों जा रहे थे कार में, X और Y जिंदा हैं, लेकिन Z की किस्मत खराब थी, Z मर गया, Z मर गया। अब क्या हुआ? फर्म डिसॉल्व हो गई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया 2 बंदे कम से कम फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्म आगे चलती रहेगी। XYZ कंपनी जो थी पार्टनरशिप फर्म, वो ऐसी ही चलती रहेगी, डिसॉल्व नहीं हुई। डिसॉल्व, लेकिन डिसॉल्यूशन किस चीज का हुआ है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है। क्यों? क्योंकि माय डियर, Z का हिस्सा तो निकालना पड़ेगा, Z का हिस्सा निकालना पड़ेगा। X और Y अपनी कुछ नई शर्तें लेकर आएंगे कि यार वो तो गया, अब तो पैसा जो कम पड़ रहा है वो पैसा X भी लाएगा और Y भी लाएगा। मान लो X कहता मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अचानक एक्सीडेंट हुआ उसका, मुझे पता होता तो मैं कुछ इंतजाम पहले से करके रखता। Z के तो घर वाले आ गए, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो, हमारा हिस्सा दो। तो भाई साहब इन दोनों को Z का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन Z के पेमेंट करने के बाद पार्टनरशिप फर्म को पैसे की जरूरत पड़ेगी, X के पास है नहीं। क्यों? क्योंकि डेथ अचानक हुई है, पहले से कोई प्लान था नहीं। Y कहने लगा मेरे पास है पैसा, मैं दे दूंगा। तो बेटा क्या Y ऐसे ही दे देगा? उसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? हो सकता है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा है, हो सकता है वो उस पे कहे कि जी मैं तो लोन के बेस पर दूंगा, हो सकता है कहे कि मैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़वाऊंगा, हो सकता है मैं तो कमीशन भी लूंगा, पता नहीं क्या उसकी शर्तें हो। भाई जरूरत है इस वक्त पार्टनरशिप फर्म को पैसों की, तो Y कुछ भी शर्त रख सकता है और X को मानना पड़ेगा। तो बेटा पार्टनरशिप डीड जो बनी थी इन तीनों पार्टनर्स के बीच में, चेंज होगी क्या नहीं होगी? बिल्कुल चेंज होगी। तो मैं आपको बता दूं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है केवल और केवल एग्रीमेंट कैंसिल होना। मतलब या तो एक पार्टनर जाएगा, चाहे भगवान के पास चला जाए, चाहे पार्टनरशिप छोड़ के चला जाए, या कोई नया पार्टनर आ रहा है, या फिलहाल के ही तीनों पार्टनर बैठे हुए कुछ अपने बीच में कुछ चेंजेस करते हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चेंज करते हो या कुछ भी ऐसे कोई चेंजेस करना चाहते हैं जो डीड में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने तीनों सहमति की कि नहीं यार अब ना जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, हमें तो लैपटॉप ही लैपटॉप लगवाने हैं और लैपटॉप के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, और जब कैपिटल ज्यादा चाहिए तो घर से पैसा लेके आना पड़ेगा, और जब पैसा लेके आएंगे तो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बढ़ाएंगे। तीनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया, ठीक है भैया डिसाइड कर लिया, तो पिछला जो आपने पार्टनरशिप डीड पिछली बनाई थी उसको कैंसिल कर दो, एक नई डीड तैयार करो। उस केस में आप कह सकते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यही यहां पर कहा गया है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन कभी भी इसको डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मत बोलना। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म तो अलग है, जब आपकी पूरी पूरी फर्म ही बंद हो जाती है, जो लास्ट चैप्टर आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप का, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म भी पढ़ेंगे आप, वो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है डिसॉल्यूशन। उस चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है, डिसॉल्यूशन ऑफ
फर्म। बेटा एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मेरे असाइनमेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं, आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि डिफरेंस बताइए पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। बेटा प्रॉपर उसमें डिस्टिंग्विश लिखना है, बात समझ में आती है? ये इसका डिफरेंस है। बिकॉज डिसोल्यूशन पार्टनरशिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट एंड्स, जो फिलहाल के पार्टनर्स का एग्रीमेंट है वो खत्म होता है, और न्यू एग्रीमेंट, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, चाहे नए पार्टनर हो, चाहे जो रिटायर होने के बाद पार्टनर बचे हो वो हो, कोई भी न्यू एग्रीमेंट जो भी हुआ है वो अब इफेक्ट में आएगा, अब वो यूज होने वाला है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीज में आपको देखने को मिलता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कुछ चेंजेस कर डाले, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर था, रिटायर होना चाह रहा है भैया, नहीं उसको बुढ़ापा आ गया वो जाना चाहता है, या फिर मान लो वो शहर से बाहर जाना चाह रहा है, या कुछ भी ऐसे काम वो कह रहा है नहीं मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाह रहा, मैं तो फर्म से रिटायरमेंट चाहता हूं, कुछ भी यार, अगर वो चाहता है तो ठीक है, रिटायरमेंट दिया जाएगा उसको। इसी के साथ साथ डेथ, मान लो अचानक डेथ हो जाए, वो तो भैया अल्लाह को प्यारा हो गया, तब क्या करोगे? तो डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर वो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। साथ ही साथ एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है कि दो या एक या दो से ज्यादा, वो लिखा है वन और मोर पार्टनरशिप फर्म। कभी कभी क्या होता है, मैं कह दूं एक्स वाई जेड एंड कंपनी एक फर्म थी पार्टनरशिप फर्म, और एक कंपनी और थी ए बी जेड एंड कंपनी, ये भी एक फर्म थी पार्टनरशिप। तो बेटा हुआ क्या, जेड भी कॉमन था, जेड के एक्स वाई भी दोस्त थे और ए बी भी दोस्त थे। इन लोगों ने जेड से कहा कि यार एक काम करना, फर्म को जोड़ दे, फर्म भी बड़ी हो जाएगी और नाम भी अच्छा हो जाएगा। तो फर्म का नाम हो गया एक्स वाई जेड ए बी एंड कंपनी। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। जब दो या दो से ज्यादा फर्म, पार्टनरशिप फर्म, अलग अलग पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ जाती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बात समझ में आती है? चलिए जी, इसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये तीनों के तीनों आपके सिलेबस में हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आपको सीए में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप सीए करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट लेवल जो होता है आईपीसीसी लेवल, वहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वन और मोर पार्टनरशिप फर्म, ये वहां का पार्ट है। 12th क्लास में आपको केवल यहां डेथ तक पढ़ना है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, या आप डिसोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बेटे ये चैप्टर जो है ना, ये नाम का चैप्टर है, इसके अंदर ना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब चीजें दी जाएंगी। और सीबीएसई बोर्ड में तो एक अलग से चैप्टर ये बना रखा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ये कोई चैप्टर नहीं होता, बकवास है और कुछ नहीं। आप एडमिशन और रिटायरमेंट के एक बार क्वेश्चंस कर लेना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के अपने आप आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैं कोई इसमें इन्हीं के क्वेश्चंस कराने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा एडमिशन से स्टार्टिंग कर रहा हूं। मैं आप लोगों को अभी नहीं, लेकिन एडमिशन के क्वेश्चंस करने के बाद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसके क्वेश्चंस अपने आप करें। नहीं होते आप मुझे बताएं, कमेंट करें। अगर मुझे लगता है कि हाँ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम कमेंट्स आ रही हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, 2-3 वीडियो में इसे पीछे भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आप कहीं सोचो कि सर ने वाला चैप्टर ही नहीं कराया। बेटा ये चैप्टर की कोई रेलिवेंस ही नहीं है और ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रही है? मेन चीज ये दोनों है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये दोनों आपकी मेन है। दोनों क्या, 3 है वैसे तो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। इसके बाद एक डिसोल्यूशन चैप्टर आता है, तब आपकी पार्टनरशिप खत्म होगी पूरी तरीके से। तो आज की शुरुआत में करूंगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से। तो जितना भी मैंने यहां लिख रखा है इसको जरा नोट कर ले, क्योंकि सब थ्योरी का पार्ट है और मैं एडमिशन की शुरुआत करता हूं। हाँ जी, तो ये हमारा चैप्टर है कौन सा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर का एडमिशन होना। इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप इस चैप्टर में भी और रिटायरमेंट में भी 2 चीज पढ़ने वाले हो। एक तो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और एक होता है गेनिंग रेशियो।
इनका पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है और उसको याद करने का तरीका ही बता दूं। इसके बाद ये वो चीजें हैं जो बाकी सब टीचर्स कराते हैं, इसके बाद मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूल सकेंगे कि हम एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं या गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये मेरा एक की पॉइंट है जो बाकी टीचर्स नहीं करा पाते। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का होता है जस्ट अपोजिट, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एज सच सिंपल फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, सन बेटा, याद है बेटा मतलब सबको पता है, सन याद रहेगा। एस से सैक्रिफाइसिंग, ओ से ओल्ड, एन से न्यू, इसको याद रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप सैक्रिफाइसिंग की बात कर रहे हैं तो ओल्ड पहले है, न्यू बाद में है, और जब आप गेनिंग की बात करेंगे तो इसका अपोजिट होना है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाता है। ठीक है एक चीज और बता दूं, ये कोई मेरी बनाई हुई चीज नहीं है, ये चीज आपको 99% टीचर्स कराएंगे, कोई बेवकूफ होगा वही नहीं कराएगा। 99% टीचर आपको ये चीज बताएंगे कि सन से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करें, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज है। जब मैं पढ़ा था मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, अब मैं भी आपको बता रहा हूं। जब आने वाले समय में जब कभी मेरे स्टूडेंट्स में से कोई क्या पता पढ़ाने लग जाए तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे। तो बात समझ में आ रही है, ये कोई मैंने नहीं बनाया है। इसके अलावा जो चीज मैं बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूलेज आपको यूज कब आएंगे, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी, सर ये क्यों खामखा ड्रामेबाजी करवा रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा मैं आपको रिटायरमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि बेटा एक बात बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग का मतलब त्याग करना, और गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। सैक्रिफाइसिंग का मतलब त्याग करना, आपने कुछ सैक्रिफाइस किया, गेनिंग का मतलब प्राप्त करना। मैं कह रहा हूं एडमिशन के टाइम पर ना आप निकालते हो कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जो रिटायरमेंट होता है ना, रिटायरमेंट के टाइम पर आप निकालते हो, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों केस एक ही है, इसमें आप निकालते हो गेनिंग रेशियो। अब आप कहेंगे सर ये क्यों निकालते हैं ऐसा, इसके बारे में अभी बताता हूं। एक बात बताओ जरा मुझे, एक ए था और एक बी था, दो बंदे थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। मुझे एक बात बताएं जरा, ये इक्वल पार्टनर थे, क्या थे? इक्वल पार्टनर थे। फिलहाल केवल समझने का प्रयास करना, इक्वल पार्टनर थे। मैं कह रहा हूं प्रॉफिट हुआ है पार्टनरशिप फर्म को 100 रुपए का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 100 रुपए का। तो ए और बी का हिस्सा कितना? ए का है 50 रुपए और बी का है 50 रुपए। बात को ध्यान से सुनना, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ए और बी ही पार्टनर हैं केवल, और इक्वल पार्टनर हैं, जो भी इनको मिलेगा बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 50 इसके 50 इसके, तो ए के हिस्से में कितने आए? ए के हिस्से में 50 रुपए आए, और बी के हिस्से में कितने आए? बी के हिस्से में भी 50 रुपए आए। अब मैं कहता हूं कि अब एडमिशन हुआ मिस्टर सी का। अब फर्म में कितने पार्टनर हैं? ए है, बी है और सी है, और ये तीनों भी इक्वल पार्टनर्स हैं। मैं अभी बताऊंगा आपको फर्म में एडमिशन क्यों होता है, ऐसे पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा, लेकिन पहले गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कंसेप्ट समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं कह रहा हूं ए, बी और सी इक्वल पार्टनर हैं, बराबर बराबर साझेदार हैं। तो मैं कह रहा हूं बेटा इस बार भी मैं कह दूं 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इक्वली बटेंगे, लेकिन इस बार 3 हिस्सों में बटेंगे। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? लगभग 33.33, मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 33, इसको भी लगभग 33.33, इसको भी 33.33, यही है।
भाई राउंड ऑफ करके फिगर किसी एक के में 4 डाल दो। लो मैं इसको 4 कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैं तीनों में बांट दिए, 33 रुपए इसको, 33 रुपए इसको, 33 रुपए इसको। जरा मुझे ये बताएं ए को पहले कितने मिल रहे थे, क्योंकि मुनाफा पहले भी 100 रुपए हुआ था, मुनाफा अब भी 100 रुपए हुआ। पहले ए को मिले हैं 50 रुपए और अब ए को मिले हैं 33 रुपए। क्यों? क्योंकि सी का एडमिशन हो गया। सी के एडमिशन की वजह से ए को अपने हिस्से में कुछ त्याग करना पड़ा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा, इसीलिए तो उस बेचारे को कम पैसे मिले हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं बहुत छोटे लेवल पर जाके समझा रहा हूं, इससे छोटे लेवल पर मैं कभी नहीं जा सकता, ना ही कोई और टीचर यहां तक जा सकता है। ये इतना छोटा लेवल है, पार्टनरशिप में एडमिशन का पूरा निचोड़ है ये एक तरीके का, जो मैं आपको बता रहा हूं फिलहाल। अभी आपको हो सकता है लगे कि सर मस्ती कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जब आप पूरे क्वेश्चंस करेंगे ना, जब एग्जाम में आप बैठे होंगे और आपके फ्रेंड्स बराबर में कह रहे होंगे यार एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं गेनिंग, और आप तुरंत छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाकर निकाल दो कि हाँ इसमें सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं या इसमें गेनिंग निकालते हैं, हमें तो याद था, तब आप याद करोगे मुझे कि मैंने क्या कराया था। चलिए तो मैं आपको बता दूं, ए ने सेक्रीफाइस किया तभी तो सी को कुछ मिला। मतलब क्या? अब बताएं जरा, ए ने कितने का सेक्रीफाइस किया? ए ने सेक्रीफाइस किया 17 रुपए का, लगभग 17 रुपए और कुछ पैसे, और इसने भी 17 रुपए का सेक्रीफाइस किया। इन दोनों का शेयर मिलाकर कितना बैठा? 34। ये तो बैठा, हाँ 34। ये 34 आपका सी को दे दिया गया। मतलब माय डियर, अगर ए चाहता तो अपने में 17 रुपए ना देता, बी चाहता तो अपने में से 17 रुपए ना देता, इन दोनों ने चाहा सी को एडमिट करना, तभी तो दोनों ने नुकसान झेला। इन दोनों ने नुकसान झेला, फिर अपना अपना हिस्सा निकालकर उसे सी को पकड़ा दिया। तो मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? तो एडमिशन के टाइम पर हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, आपका रिटायरमेंट की बात करते हैं। रिटायरमेंट मैं फिलहाल यहां पर दोनों चीज एक साथ इसलिए करा रहा हूं ताकि आप चीजों को ज्यादा बारीकी से समझ पाएंगे। रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, फिलहाल कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसको मैंने रिटायरमेंट कर दिया। इसमें हमेशा आप क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो माय डियर गेनिंग रेशियो इसमें कैसे निकलेगा, मैं आपको यहां थोड़ा दोबारा बताने का प्रयास करता हूं। मैं इसी एग्जांपल को उल्टा कर दूं, आप रिटायरमेंट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं ए बी और सी तीन पार्टनर थे, इक्वल पार्टनर थे। अगर मैं कहूं प्रॉफिट हुआ था 100 रुपए का, तो कितना कितना बटेगा? ए में, बी में, सी में। तो बेटा ए को मिलेगा 33 लगभग लगभग, बी को भी 33 मिलेगा, और इसको लगभग इस बार 34 कर दो, चाहे इसको 33 कर दो, कैसे ही कर लो, चाहे इसके में 34 डाल दो। वो तो भैया मैंने राउंड ऑफ करने के लिए एक फिगर बढ़ाई है ताकि टोटल सबका 100 आ जाए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं आपसे, अब जो हुआ रिटायरमेंट या फिर हुआ डेथ, किसको मारोगे? किसी को ही मार लो, ए को ही मार देते हैं। चलो ए को भेज दिया, ए चला गया, रिटायरमेंट हो गया इसका। बेटा ए गया है, ए गया, तो अब बताएं जरा, अब पार्टनर कितने बचे? पार्टनर बी और सी बचे, और ये भी इक्वल पार्टनर हैं। बात समझ रहे हैं? इक्वल पार्टनर हैं। बताएं प्रॉफिट अगर 100 रुपए हुआ, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो किस किस में बटेगा? बी और सी में इक्वली बटेगा, 50 रुपीज बी के और 50 रुपीज सी के। अब बताएं पहले बी को कितने मिल रहे थे? 34, अब बी को कितने मिल रहे हैं? 50। कितने का फायदा हुआ? 16 रुपीज का तो बी को प्रॉफिट हो गया, मतलब यूं कह दूं गेन हो गया। यहां पर क्या हुआ था? सेक्रीफाइस हुआ था। यहां कितना? 16 रुपए का गेन हुआ, और यहां कितने का गेन हुआ? 17 रुपए का गेन हुआ। मतलब टोटल 34 थे, 33 सॉरी, टोटल 33 थे। 33 ए अकेले ले रहा था,
ए के जाने से दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, दोनों ने गेन किया। इस वजह से यहां पर हम क्या निकालते हैं, यहां हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये चीज कोई नहीं बताता, मैं बता दूं पूरे मेरिट में मैं कह दूं 1 या 2 ही % टीचर ही ये चीज बताते होंगे, बाकी सब नहीं बताते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको इसीलिए बताना, और ये सब चीजें इसलिए हैं मैं आपको बताऊं, अब तो खैर मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझा सकता हूं और बहुत ज्यादा डीपली, क्योंकि मैं बता दूं 12th क्लास में, अपना पास्ट बता रहा हूं, 12th क्लास में ये चीज मतलब ये गेनिंग रेशियो वगैरह, मतलब एडमिशन और रिटायरमेंट में रेशियोज अब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा आपको, मैं 5 से 6 रेशियो आपको पढ़ाऊंगा, और उन 5 से 6 रेशियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब खत्म हो जाएंगे। चाहे आप क्वेश्चन चाहे पास्ट ईयर्स के उठा लो, चाहे मेरे असाइनमेंट के उठा लो, चाहे अपनी बुक्स के उठा लो, चाहे आप टीएस ग्रेवाल के उठाओ, चाहे चतुर्वेदी के उठाओ, चाहे वी वास, कोई सी बुक उठा लो, मतलब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके क्वेश्चंस कर पाएंगे। केवल मैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, मैंने खुद के क्वेश्चंस फ्रेम किए। और ऐसा क्यों मैं आपको बताऊं, 12th क्लास में जब मैं था, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, मानता हूं मैं अपने टीचर्स की हमेशा इज्जत करता हूं। मेरे टीचर्स ने पूरी ताकत लगाई, मैं भाई अपने स्कूल में भी टॉपर था, तो मतलब अपने टीचर्स का भी फेवरेट ही रहा हूं। मेरे को रेशो कभी समझ नहीं आई, कभी भी समझ नहीं आई, क्योंकि मैं देसी स्टाइल से समझने वाला आदमी हूं, और मुझे चीजें मतलब घुमा फिरा के अच्छी नहीं लगती, और ना मेरे को समझ में आती। मैंने क्या किया, जब मैं क्या नाम है 12th क्लास में था, तो 12th क्लास मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया, बार बार मुझसे कहते रहे कि कर कर कर, मेरे को नहीं समझ आया। इसके बाद मैंने क्या हुआ, सीए में एंट्री की, मैं छोड़ ही दिया था 12th में, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं 12th में छोड़ ही दिया था, रेशो तो छोड़ के गया था मैं, मुझे आता ही नहीं था रेशो, मैंने खूब मेहनत करी थी, मेरे को कभी समझ में नहीं आया, बस रटने वाला कंसेप्ट है, इसको है जोड़ दो, इसको माइनस कर दो, कभी दिमाग में ही नहीं चढ़ा ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद मैं सीए में गया, सीपीटी लेवल पर, सीपीटी लेवल पर मैं अमित सर से पढ़ा था, अमित सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया, मुझे वहां भी समझ नहीं आया। फिर मैं आईपीसीसी लेवल पर आया, वहां प्रवीण शर्मा सर, इंडिया के सबसे बड़े सीए, जो मतलब अकाउंटेंसी के टीचर है, उन्होंने पढ़ाया, मेरे को वो भी समझ नहीं आया, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पर मैं सच बता रहा हूं मुझे वहां भी समझ नहीं आया। फिर मेरा फ्रेंड यश कंसल, सीए है वो भी, सीए यश कंसल, उसने मुझे समझाया, मैंने कहा यार देख मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसने बिठाकर मुझे पूरी मेहनत करके, पता नहीं कई तरीके से उसने रेशो बनाए, पता नहीं क्या क्या बनाया, नहीं समझ में आया। अब मुद्दा आया कि मैंने अकाउंटेंसी में रग रग में थी, बस एक चीज से डरता था हमेशा, रेशो, ये वाले रेशो, अकाउंटिंग रेशो अलग है, वो तो बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, ये भी आते हैं अब अच्छे से मुझे, लेकिन उस टाइम पर दिक्कत थी मेरे साथ। इसके बाद जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने के बाद जब मेरा पहला बैच मेरे सामने आया, मैंने सब कुछ करा दिया, उन्हें रेशो की बारी जब आई तो मैं सबसे ज्यादा डर रहा था, मुझे आता ही नहीं था रेशो कैसे करना है। उस वक्त मैंने घर बैठकर खुद तैयारी की थी, कहते हैं ना सेल्फ स्टडी में जो आपको चीज समझ में आएगी वो कभी कोई और नहीं समझा सकता। लिटरली बता रहा हूं, सर पे प्रेशर कि अगले दिन बैच में पढ़ाना है और मुझे आता ही नहीं है, कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चे बेइज्जती कर देंगे। उस टाइम पर मैंने मतलब ये लगभग 4 से 5 घंटे मैंने इनको पूरे 4 से 5 घंटे दिए, और दिमाग से इसको ध्यान से देखा, खुद के कंसेप्ट बनाए, ये सब खुद का कंसेप्ट बनाया हुआ है। उसके बाद जाकर रेशियोज मुझे क्लियर हो गए, और तब से अब तक जितने अच्छे रेशियो मैं करा देता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई नहीं करा सकता। और मैं इतने सारे बैच, मेरे कई बच्चे मेरे अब सीए फाइनल तक में पहुंच गए हैं, और कई बच्चे मेरे आगे भी हैं, और मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, वो सब कहते हैं सर रेशियो आपके जैसा किसी ने पढ़ाया नहीं, और जबकि मेरे को किसी का समझ नहीं आया था, मैंने खुद के खुद समझे और खुद के सॉल्व किए। इसलिए माय डियर, आप रेशियोज की टेंशन बिल्कुल ना लें, रेशियोज तो आपको ऑन द टिप्स आने वाले हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ये चाहे आपने सीनियर से पूछें चाहे किसी से भी। और एक क्लास की और बात है, नेक्स्ट क्लास में मैं रेशियो ही आपको कराने वाला हूं, और आपको वहां पे अपने आप क्लियर हो जाएगी कि मैंने आपको क्या कराया उसके अंदर, बिल्कुल देसी स्टाइल से समझेंगे। ठीक है जी, तो आज हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।